दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। हिमाचल की दुर्गम और बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी घाटी छिपी है जिसका नाम सरकारी नक्शों से मिटा दिया गया है, छाया घाटी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी उन बदनसीबों की चीखें दफन हैं जो कभी यहाँ से वापस नहीं लौटे। आर्यन, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, अपनी टीम के साथ इसी घाटी के अनसुलझे रहस्यों को बेनकाब करने निकला था। उसके साथ उसका भरोसेमंद कैमरामैन समीर और उसकी निडर सहयोगी राधिका थी। उनका लक्ष्य था रुधिर भवन, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में मशहूर था कि उसकी नींव पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों से रखी गई थी। आर्यन भाई, धूप ढल रही है और ये रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। समीर ने अपने भारी कैमरे को कंधे पर संभालते हुए कहा। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवा भी उसके भीतर के डर को कम नहीं कर पा रही थी। आर्यन ने अपने हाथ में पगडते पुराने और फटे हुए नक्शे को ध्यान से देखा। बस थोड़ा और संयम रखो समीर, उस बूढ़े ग्रामीण ने कहा था कि जैसे ही वह विशाल ठूंठ पीपल का पेड़ दिखेगा, समझ लेना हम रुधिर भवन की सरहद में पहुंच गए हैं। तभी राधिका चिल्लाई, वो देखो, सामने एक विशाल मरा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां किसी विशालकाय कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान को चीर रही थी। सबसे डरावना नज़ारा उस पेड़ पर बंधे सैकड़ों लाल कपड़े थे जो बिना हवा के भी ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। जैसे ही उन्होंने उस सीमा को पार किया, वातावरण का तापमान अचानक गिर गया। चारों ओर एक अप्राकृतिक पीला कोहरा छा गया, जिसमें से एसडीटी दिहाते हुए मांस की गंध आ रही थी। घाटी के भीतर कदम रखते ही शोर गायब हो गया। वहां परिंदों तक की आवाज नहीं थी। वे एक जर्जर खंडहर के पास रुके, जहां एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह अंधा था, लेकिन जैसे ही आर्यन उसके करीब पहुंचा, वह बूढ़ा एक हिंसक हंसी हंसने लगा। आ गए, आखिर मौत की गंध तुम्हें यहां खींच ही लाई। बूढ़े की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी कर्कश थी। आर्यन ने खुद को शांत रखा। बाबा, हम यहाँ रुधिर भवन का सच जानने आए हैं। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े ने अपनी कंपाती उंगली से उत्तर दिशा की ओर इशारा किया, जहाँ पहाड़ की चोटी पर एक विशाल काली परछाई जैसी हवेली खड़ी थी। वहाँ जाना तो आसान है बेटा, लेकिन वहाँ से वापस आना नियति में नहीं होता। वो हवेली दीवारों से नहीं बल्कि अधूरी और तदपति इच्छाओं से बनी है। रात के 9 बजते बजते वे हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने थे। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, दरवाज़ा एक भारी और डरावनी आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। चर्रर। हवेली के भीतर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। झूमर से धूल नहीं बल्कि सूखे हुए खून की बूंदें लटक रही थीं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें ऐसी थीं मानो वे उनके हर कदम का पीछा कर रही हों। राधिका ने अपना EMF मीटर निकाला, जिसकी सुई पागलों की तरह कांपने लगी और बीप की आवाज़ पूरे सन्नाटे को चीरने लगी। अचानक समीर का कैमरा एक कोने पर फिक्स हो गया। भाई देखो, वो सीढ़ियों के पास कौन है? कैमरे की LCD स्क्रीन पर सीढ़ियों के अंधेरे में एक छोटी बच्ची खड़ी की थी। उसने एक मैली सी सफ़ेद फ्रॉक पहनी थी, लेकिन उसके पैर घुटनों से पीछे की ओर मुद्दे हुए थे। समीर ने जैसे ही कैमरे की लाइट जलाई, वह आकृति ओझल हो गई, लेकिन जहां वह खड़ी थी वहां फर्श पर एक गीला और चिपचिपा पंजे का निशान रह गया था। रात के ठीक 12 बजे
हवेली का दृश्य बदलने लगा। खंडहर दीवारें अचानक नई और आलीशान दिखने लगीं। दूर गलियारों से घुंघरुओं की झंकार और किसी महिला के बिलखने की आवाज़ें आने लगी। आर्यन ने एक कमरे का दरवाज़ा धकेला। अंदर एक बढ़ती ही मेज़ पर ढहते हुआ खाना सजा था और मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। अचानक कमरे का भारी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। समीर और राधिका बाहर रह गए और आर्यन अंदर कैद हो गया। सामने लगे विशाल दर्पण में आर्यन को अपना अक्स नहीं बल्कि एक डरावने चेहरे वाले व्यक्ति का साया दिखा, जिसका गला आधा कटा हुआ था। वह रूह फुसफुसाई, तुमने हमारी अनंत नींद में खलल डाला है, अब तुम्हें भी इसी मिट्टी का हिस्सा बनना होगा। राधिका ने कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़कर आर्यन को बाहर निकाला। वे अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की ओर भागे। वहां धूल से लथपथ एक संदूक मिला जिसमें एक पुरानी डायरी थी। वह डायरी हवेली के पूर्व मालिक ठाकुर दिग्विजय सिंह की थी। डायरी के पन्नों से रूह कंपा देने वाला सच निकला। ठाकुर ने अमृता और असीम शक्ति पाने के लिए एक कुख्यात तांत्रिक के साथ मिलकर अपने ही परिवार की बलि दे दी थी। उसने पूरी घाटी को एक तंत्र जाल में बांध दिया था ताकि कोई भी रूह यहाँ से बाहर न जा सके। डायरी का अंतिम पन्ना खून से सना था, जिस पर लिखा था, जो भी इस चौखट को पार करेगा उसे अपनी रूह का एक हिस्सा यहीं गिरवी रखना होगा। जैसे ही उन्होंने यह पढ़ा बेसमेंट की छत से गाढ़ा खून टपकने लगा। हवेली की नींव हिलने लगी। मुख्य द्वार पर वही अंधा बूढ़ा खद्दाहा था, लेकिन अब उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थीं। वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं बल्कि उस तांत्रिक की प्रेत आत्मा थी। बलि, एक नई बलि। वह हवा में तैरते हुए चिल्लाया। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने बैग से एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र निकाला और चिल्लाया, राधिका, समीर, डायरी को आग लगा दो, यही उनकी शक्ति का स्रोत है। जैसे ही डायरी जली, पूरी हवेली में हजारों रूहों की चीखें गूंज उठीं। रूहें तांत्रिक पर ही टूट पड़ी, क्योंकि डायरी जलते ही उसका उन पर से नियंत्रण खत्म हो गया था। सुबह की पहली किरण के साथ वे तीनों बाहर निकले और हवेली उनके पीछे एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। शहर वापस आने के बाद भी दहशत खत्म नहीं हुई। समीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह घंटों एक ही जगह बैठकर दीवार को ताकता रहता। एक रात आर्यन ने देखा कि समीर रसोई में बैठकर कच्चा मांस चबा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में रोशनी होने के बावजूद समीर की कोई परछाई नहीं बन रही थी। राधिका ने उस रात के फुटेज को स्लो मोशन में देखा। एक फ्रेम में समीर के ठीक पीछे वही तांत्रिक खद्दाहा था जिसने अपनी उंगली समीर की रीढ़ की हड्डी पर गद्दाहा रखी थी। समीर की रूह उसी हवेली के मलबे में रह गई थी और अब उसका शरीर उस तांत्रिक के छोटे भाई विक्रम सिंह का वाहन बन चुका था। समीर को बचाने के लिए उन्हें दोबारा उसी घाटी में जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार घाटी का भूगोल बदल चुका था। जहां रास्ता था वहां अब घना और दलदली जंगल था। एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, मृत्युलोक यहाँ जीवितों का प्रवेश वर्जित है। जंगल के बीच उन्हें एक अघोरी मिला जिसने बताया कि तांत्रिक का असली ठिकाना हवेली नहीं बल्कि घाटी के पीछे स्थित रक्तबौद्धीश गए है। यह एक ऐसा पाताल कुआं था जहां सदियों से गायब हुए लोगों की रूहों को पत्थरों में चुन दिया गया था। वे बौद्धि पहुंचे। सीढ़ियों पर ताजे खून के निशान थे। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। ये वही अतृप्त आत्माएं थीं। अचानक बाउद्दी का काला पानी उबलने लगा और विक्रम सिंह का विकराल साया बाहर निकला। आर्यन ने अघोरी की दी हुई पवित्र भस्म हवा में उद्धा दी और मुक्ति मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उन पत्थरों में कैद रूहें जाग उठीं। हजारों अदृश्य हाथों ने विक्रम सिंह को जकदहच लिया।
और उसे बावधी के उस अथाह काले पानी में खींच लिया जिसकी कोई गहराई नहीं थी। बावधी ढहने लगी। समीर के शरीर में उसकी रूह वापस लौट आई। उसकी परछाई फिर से दिखने लगी। लेकिन इस जीत की कीमत आर्यन को चुकानी पुडिड्डी। भागते समय आर्यन का पैर एक दरार में फंस गया। भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। आर्यन ने समीर और राधिका को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद मलबे के नीचे दब गया। 1 महीने बाद समीर और राधिका एक कैफे में बैठे आर्यन को याद कर रहे थे। तभी समीर के फ़ोन पर एक गुमनाम वीडियो कॉल आई। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर अंधेरा था। फिर धीरे धीरे आर्यन का चेहरा उभरा। वह उसी रक्त बावधी के पास बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह दूधिया सफ़ेद थीं और उसके चेहरे पर एक हिंसक मुस्कान थी। उसके पीछे वही तांत्रिक खदाहा था। आर्यन की आवाज़ किसी गूंजती हुई गुफा से आ रही थी। समीर, राधिका, क्या तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया? खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं वापस आ रहा हूं और इस बार मैं अकेला नहीं हूं। तभी कैफे की लाइटें बुझ गईं और समीर ने देखा कि उसके सामने बैठी राधिका की आंखें भी सफ़ेद होने लगी थीं।